नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से विपक्ष के कई नेता काफी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि इन लोगों ने मिलजुल कर पीएम मोदी को कमजोर कर दिया, उनके विजयी रथ को रोक दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के अंदर इस बात के लिए चर्चा होगी कि अब मोदी का जादू नहीं चल रहा है। लेकिन इन लोगों को यह नहीं लगा कि जिस इंटरेस्ट के साथ ये चुनावी मैदान में जाते हैं, जो इनकी पार्टियों का नेचर है, उसमें बाहर देखते देखते अंदर देखना भूल गए। ये पीएम मोदी को कमजोर करने के लिए तो सोच रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी को संभालने में नाकाम होते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों के अंदर अचानक से सियासी भूचाल दिखाई पड़ रहा है। नेता एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार और ठाकरे गुट, ये ठाकरे की शिवसेना, दोनों ही पार्टियों में अंतर कलह है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भयानक कलह पसरा हुआ है क्योंकि केजरीवाल के भी कई पार्षद मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। विधायकों के बीच चर्चा चल रही है इस बात को लेकर कि कब तक केजरीवाल की गुलामी करोगे, ये जेल के अंदर से सरकार चलाएगा और हम अपने क्षेत्र में जनता को जवाब नहीं दे पाते हैं और इसलिए परेशानियां बहुत बढ़ गई है केजरीवाल कैंप के अंदर भी। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर में, लेकिन उससे पहले ही शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी, ये दोनों ही दल जो कि परिवारवादी पार्टी है, एक बड़ी समस्या से जूझ रही है। शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी इन दिनों फिर से वही समस्या से जूझने लगी है जो कुछ समय पहले जूझी थी, क्योंकि ये शरद पवार की पार्टी जो है एक परिवार विशेष की पार्टी है। इसमें शरद पवार का सारा कुनबा लगा होता है, उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, उनके आसपास के जितने रिश्तेदार हैं, भाई, भतीजा, चाचा, सब के सब सांसद, विधायक, पार्षद, यहां तक कि मेयर तक बन जाते हैं और इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द राजनीति चलती है। अगर इनसे बाहर कोई भी नेता पनपने की कोशिश करेगा तो उसके पर काटना पड़ेगा और यही पर काटने को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। यह परिवारवादी पार्टियों का एक बड़ा लूफॉल से सेटबैक है, जिसको लेकर कई सालों तक कई पार्टियों का विनाश भी हुआ और कई पार्टियां अपने आप को इसलिए बचा के रख पाई क्योंकि किसी और नेता को उभरने का मौका अभी तक नहीं दिया है। जैसे कांग्रेस की बात करते हैं, जहां पर गांधी नेहरू परिवार के बाहर के कोई भी नेता इनसे ऊपर नहीं हो सकते, इस बात को इन लोगों ने गांठ बांध लिया है। इसलिए कांग्रेस जब तक राष्ट्रीय लेवल पर किसी नेता को नहीं उभरने देता है, राष्ट्रीय स्तर पर टूट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही क्षेत्रीय छत्र कांग्रेस के अंदर उभरे, कांग्रेस अलग अलग राज्यों में टूट गई। चाहे पश्चिम बंगाल में हो, ममता बनर्जी इसी कांग्रेस से अलग हुई है, चाहे महाराष्ट्र में हो, शरद पवार इसी कांग्रेस से अलग हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अपने नेचर हैं, जिसमें क्षेत्रीय छत्र जब उभरते हैं तो वहां पर कांग्रेस का विनाश होता है, टूट जाती है। और यही स्थिति शरद पवार की पार्टी की हो गई है। इन दिनों चर्चा चल रही है कि शरद पवार के परिवार में और परिवार के बाहर ये गंभीर मुद्दा बना हुआ है कि पार्टी पर शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले और उनके नीचे कौन रहेगा। इसी को लेकर जयंत पाटिल और रोहित पवार के बीच विवाद चला। रोहित पवार जो शरद पवार के पोते हैं और इनके एंट्री तो राजनीति में काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन इनको उभारा तब गया जब अजीत पवार ने बगावती सुर अपना लिए थे और शरद पवार के खिलाफ कुछ बातें करने लगे थे और उसके बाद वो चाह रहे थे कि शरद पवार के उत्तराधिकारी वही बने। यही नहीं, जब अजीत पवार ने पहली बार देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात करके अपना समर्थन दिया था, डिप्टी सीएम बने थे, सरकार नहीं चली, तुरंत इस्तीफा देना पड़ा, वापस वो शरद पवार के साथ ही चले गए। लेकिन उसी समय रोहित पवार को उभारा गया। शरद पवार, सुप्रिया सुले ने रोहित पवार का नाम आगे बढ़ाया और
पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसा दिखाई पड़ने लगा रोहित पवार अब अजीत पवार की जगह पर आने वाले हैं, क्योंकि पवार परिवार का वर्चस्व एनसीपी के अंदर है। तो इसलिए अजीत पवार को बैलेंस करने के लिए रोहित पवार को आगे लाया गया और अब स्थितियां विकट हो गई है। लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिली और 8 सीटें मिली तो यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है शरद पवार के लिए कि अजीत पवार के विद्रोही होने, अलग पार्टी कर लेने के बावजूद इन पवार की पार्टी ने 8 सीटें जीती है। अब इसका श्रेय किसे दिया जाए, क्रेडिट कौन लेगा? शरद पवार पूरा क्रेडिट लेंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष उनकी पार्टी के जयंत पाटिल को भी कुछ क्रेडिट दिया जाएगा? इसको लेकर पार्टी के अंदर भूचाल शुरू हो गया और जयंत पाटिल के जो समर्थक थे वो अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाने लगे। उन्होंने जयंत पाटिल को जनरल बना दिया कि जयंत पाटिल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के अलग होने के बावजूद शरद पवार के लिए काम किया, प्रदेश अध्यक्ष हैं, घूम घूम कर संगठन को मजबूत किया और इसी का परिणाम है कि 8 सीटें लोकसभा चुनाव में मिली हैं। और इस बात को लेकर जब चर्चा तेज हुई तो सबसे ज्यादा परेशानी जो होनी थी वो रोहित पवार को ही होनी थी, क्योंकि रोहित पवार तो मान कर बैठे थे कि अब अजीत पवार हमारे साथ है नहीं, तो उसमें शरद पवार का इंटरेस्ट केवल और केवल सुप्रिया सुले को सेट करना है, अपनी बेटी के लिए एक रास्ता साफ करना है। लेकिन सुप्रिया सुले के बाद कौन होगा, उनके बाद सेकंड इन कमांड किसे बनाया जाएगा, इसे लेकर रोहित पवार सोच रहे थे कि अब अजीत दादा नहीं हैं तो उन्हीं का नंबर आया हुआ है, वो पार्टी में सेकंड इन कमांड तो रहेंगे ही, क्योंकि शरद पवार की बात अगर देखें तो वो तो एक मार्गदर्शक की तरह है। अब पार्टी में उनका मार्गदर्शन ही चलता है, उनका चेहरा चलता है, वो इतने एक्टिव नहीं हो सकते, उम्र भी 80 से ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में शरद पवार की पार्टी में फिर से उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई और फिर जयंत पाटिल जो कि अपना कद बढ़ा रहे हैं, रोहित पवार के लिए मुश्किलें पैदा कर दिया और इसके बाद रोहित पवार ने मंच पर सरेआम जयंत पाटिल को बेइज्जत कर दिया। उन्होंने फाउंडेशन डे के अवसर पर लोगों से कहा कि कोई भी ये क्लेम न करे शरद पवार के अलावा कि उनके कारण पार्टी की जीत हुई है और किसी को जनरल नहीं लिखा जाना चाहिए, किसी को योद्धा नहीं लिखा जाना चाहिए, किसी के पोस्टर नहीं छापे जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वर्कर की समस्या बढ़ जाती है। वो लोग सोचने लगते हैं कि किसी एक व्यक्ति के कारण चुनाव जीता गया है और इसके लिए केवल और केवल क्रेडिट भी देना है तो शरद पवार को दिया जा सकता है, किसी और नेता को नहीं। जयंत पाटिल भी कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने रोहित पवार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि भरे मंच पर किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भावना जाग रही है, आपको कंप्लेन करना है तो आप जाइए शरद पवार से शिकायत कीजिए। हम ऐसे भी विधानसभा चुनाव तक हैं, उसके बाद हम अपना रास्ता निकाल लेंगे, हम पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। हालांकि उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन दूसरी बातें भी चल रही है कि जयंत पाटिल भी नाराज हैं और इस बात को लेकर एनसीपी के जो बच्चे खुचे हुए नेता हैं ये भी सोच रहे हैं कि शरद पवार के परिवार में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई चलती है उसमें उनका भविष्य नहीं है। कोई भी दूसरा नेता शरद पवार के परिवार से बाहर का है उसे उभरने नहीं दिया जाएगा। आज रोहित पवार हैं, कोई और पवार कल आ जाएंगे और उसके बाद इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा रास्ता। भूचाल मचा है एनसीपी शरद पवार में और उसी तरीके से ठाकरे परिवार की पार्टी है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। शिवसेना यूबी जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, इस पार्टी के अंदर भी कम भूचाल नहीं है। यहां भी इस बात की चर्चा हो रही है एकनाथ शिंदे की जीत हमसे बड़ी है और इसलिए पिछले दिनों इस बात के लिए हंगामा चला कि उद्धव ठाकरे के 2 सांसद हैं जो शिंदे गुट से संपर्क में हैं और 4 दूसरे लाइन में खड़े हैं, यानी कि 6 सांसद ऐसे हैं जो बगावत के लिए तैयार हैं। कभी भी मुद्दे की बात आई, संसद के अंदर बात आई, जैसा कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है,
भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यूसीसी है और रहेगा। आगे देखिए क्या होता है। संसद में हम इस पर बैकफुट पर नहीं आने वाले, हम तो इसे पारित करवा के रहेंगे। अगर ऐसे मौके आते हैं तो उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को यूसीसी के समर्थन में वोट करने से रोक नहीं पाएंगे। अगर व्हिप जारी करोगे ये सांसद बाहर हो जाएंगे, आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए वहां पर चर्चा इस बात की चल रही है, इस बार तो इज्जत बचा लिए, आगे नहीं बचा पाओगे क्योंकि स्थितियां बड़ा विकट है। लोग पूछते हैं कि उद्धव ठाकरे का एजेंडा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका विचार क्या है। क्या वो सोकल्ड सेकुलर हो गए हैं या फिर अभी भी हिंदुत्व उनके एजेंडे में है? क्योंकि इस बार तो थोड़ी सहानुभूति थी और शिव सैनिकों ने कहीं एकनाथ शिंदे को दिया और कहीं जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा जा रहा था वो उद्धव ठाकरे को भी समर्थन किया। और एनसीपी और कांग्रेस वाले ये सोच रहे थे कैसे भी मोदी को कमजोर करना है तो किसी पार्टी को वोट दे दो, मोदी को जीतने नहीं देना है। ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया उससे उद्धव ठाकरे को फायदा हुआ, लेकिन हमेशा सहानुभूति नहीं चलेगी, इस बात की चर्चा है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी विस्फोटक स्थिति है। काउंसलर की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में 134 में से 100 से भी कम काउंसलर पहुंचे। सब लोगों ने जाने से मना कर दिया। अब इनका मानना है स्टैंडिंग कमेटी बना नहीं रहे हो, हम लोगों को जो काम करने का मौका मिलता है उसके लिए पार्टी नेतृत्व कहता है विधायक के पास जाओ, विधायक से फंड लाओ, विधायक से कोऑर्डिनेशन करो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम पार्षद हो लेकिन विधायक के साथ मिलकर काम करो, अपना स्वतंत्र अस्तित्व तुम्हारा नहीं है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के 34 पार्षद हैं मीटिंग से ही गायब रहे। अलग अलग जगहों पर यह बात चल रही है कि ये काउंसलर विद्रोह करने वाले हैं क्योंकि अभी मेयर का चुनाव तो हुआ नहीं है। मेयर के चुनाव के लिए एलजी ने कह दिया जब तक सीएम अंदर हैं और सीएम के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे बनाएंगे। इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और अरविंद केजरीवाल फंसा हुआ है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायक कई नेता ऐसे हैं इस बात से नाराज हैं कि केजरीवाल अब तो लंबा नप गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी बाहर, रेगुलर बेल भी नहीं मिली, अब आगे भी बेल जमानत के लिए कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसे में कब तक सरकार चलाएगा जेल के अंदर से? मुख्यमंत्री जेल के अंदर होगा, जनता यहां हमें गालियां दे रही है। अतिशी मरलेना पानी की समस्या संकट के बाद हरियाणा पर थोपे, हिमाचल पर थोपे, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां बिजली कट की समस्या है, समस्याएं बढ़ती जा रही है और लोगों के अंदर यह अवधारणा बन रहा है कि जब मुख्यमंत्री जेल के अंदर होगा तो वो व्यवस्थाएं कैसे मैनेज कर पाएगा। इसीलिए विद्रोह आम आदमी पार्टी के अंदर भी है। ये जो विपक्षी पार्टी के नेता, ये जो विरोधी पार्टियां, मोदी विरोधी गैंग जिस तरीके से इकट्ठा हुआ था मोदी को हराने के लिए, अब वैसे ही बिखर रहा है, बर्बाद हो रहा है, आपस में भी लड़ रहा है और पार्टी के अंदर भी बगावत चल रही है। जल्द ही ये आपस में लड़ झगड़ के निपट जाएंगे और फिर से आगे इनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।